हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज आपके लिए फिर से लेकर आए हैं मॉडल सेट क्लास 11 का फिजिक्स का। जैसा आप देख रहे हैं अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर मॉडल सेट लगातार आपको दिया जा रहा है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। उसी कड़ी में एक दूसरा मॉडल सेट यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं। इसके पहले वाले मॉडल सेट हमारे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग CWH साइंस इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 11 फिजिक्स सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको ये इसके पहले वाले मॉडल सेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, क्लास 12 में एडमिशन हमारे इंस्टीट्यूट में चल रहा है। जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए किसी कारणवश, जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए। आपकी क्लासेस अब कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने भविष्य को अच्छा करना चाहते हैं, अपना मार्क्स ज़्यादा लाना चाहते हैं, तो हमसे जुड़िए और अपना फ्यूचर सिक्योर कीजिए। घर बैठे बिल्कुल आसान तरीके से ऑनलाइन माध्यम से पढ़ने का जो मज़ा है वो और कहीं पर नहीं है। तो आइए, हमारे इंस्टीट्यूट आपका इंतज़ार कर रही है, एडमिशन चल रही हैं। विशेष जानकारी के लिए आप नीचे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 11 का भौतिकी पूर्णांक 35, इसमें 35 क्वेश्चन हैं इस मॉडल सेट में। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए यूनिट। निम्नलिखित में से कौन किसी यूनिट का विशेषता हो सकता है। किसी मात्रक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। पहला जो बोल रहा है, यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, सभी जगह उसको एक जैसा माना जाना चाहिए, सही है। इट मस्ट बी इनवेरिएबल वेल डिफाइंड, ये भी सही है। इट मस्ट बी सुटेबल साइज एंड ईजिली अवेलेबल, ये भी सही है। इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही है। पहला सही होगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। दूसरा क्वेश्चन आ जाइए, डायमेंशनल फार्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। कई बार ये क्वेश्चन हमारे सामने आया है, लगभग हर एक मॉडल सेट में ये क्वेश्चन रहता ही है। किसी चीज़ का आपको यूनिट पूछा जाएगा, किसी फिजिकल क्वांटिटी का, या किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पूछा जाएगा। तो डायमेंशन अक्सर इसी का ज़्यादा पूछा जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं। आइए देख लेते हैं। पहले हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला को लिखेंगे, m1 m2 बटा में r², आप सभी जानते हैं। यह है ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला। यही कैपिटल G का हमें निकालना है डायमेंशन, तो उसको हम एक तरफ लिखेंगे, बाकी को दूसरी तरफ भेज देंगे। अब हो जाएगा F इंटू r² बटा m1 इंटू m2। डायमेंशन पुट कर दीजिए। फोर्स का डायमेंशन होता है mL_T-2, r का L2 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय मास का m, और फिर यहाँ मास का m, तो 2m है तो एक ऊपर जाएगा तो -1, L का 3, T का -2। कौन सा ऑप्शन आ रहा है देखिए, m-1 L3 T-2। दूसरा का C सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। कितना आसानी से हमने इसका डायमेंशन निकाल लिया। अगर आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3 comes here. Which of the following pairs has the same dimension? This is the question we have already discussed in the previous model set. As you have seen, this question is repeated 2 or 3 times. Question यहाँ देखिए, कौन सा दो पेयर है जिसका डायमेंशन मिलता जुलता है। तो इसका हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इम्पल्स और मोमेंटम, इन दोनों का डायमेंशन है वो मैच करता है। कैसे मैच करता है जल्दी से देखिए। इम्पल्स फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का बैठाएंगे तो mL_T-2, टाइम का t, तो आ जाएगा mL_T-1। अब बैठाइए मोमेंटम का, जिसको हम लोग p से डिनोट करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। मास का m, वेलोसिटी का L_T-1। देखिए mL_T-1 वहाँ भी, mL_T-1 यहाँ भी। अगर आप
3 4 5 मॉडल सेट बना लेते हैं तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं, और रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट आंसर बना सकते हैं, आपको उसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं ये पहले भी आ चुका है, तो अभी हम देखिए तुरंत इसका आंसर आपके सामने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट ऑफ टाइम, निम्नलिखित में से कौन टाइम का यूनिट नहीं है? तो देखिए सेकेंड होता है, ईयर होता है, पार्सेक भी होता है, लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है, नॉट यूनिट्स ऑफ टाइम। इसमें से कौन टाइम का यूनिट नहीं है? पार्सेक भी डिस्टेंस का यूनिट होता है, लाइट ईयर भी डिस्टेंस का यूनिट है। दो दो आंसर इसका हो जाएगा, 4 का दोनों होगा, बी और डी। दोनों सही है। पार्सेक भी डिस्टेंस का यूनिट है और ये जो लाइट ईयर वो भी डिस्टेंस का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 5, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। पहले टॉर्क समझिए होता क्या है। टॉर्क हम लोग बोलते हैं रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स को। टॉर्क किसको बोलते हैं बच्चों? टॉर्क होता है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स को, ठीक है। इसका एक और नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये भी हम टॉर्क को बोलते हैं। अब आइए फॉर्मूला देखते हैं। टॉर्क का सिंबल ऐसे होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू आर, फोर्स इंटू आर, यही होता है फार्मूला। यूनिट पुट कर दीजिए। फोर्स का फार्मूला एम ए और यहाँ पर आर, मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस का मीटर। तो क्या बन गया बच्चों? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। तो आप तो बोलिएगा सर यहाँ तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। मैच करेगा, कैसे नहीं करेगा? यहाँ पर फिजिक्स में क्या होता है ना, यूनिट जो है हम जैसे लिखते हैं फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो अगर हम यहाँ न्यूटन लिखेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ न्यूटन नहीं लिख के उसको ब्रेक करके लिखा है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। देखिए यहाँ समझने वाली बात है, इतना दूर का जो ये चीज़ है इसी का एक नाम है शॉर्ट न्यूटन। तो न्यूटन और मीटर यहाँ बनाएंगे तो बन जाएगा बच्चों न्यूटन मीटर। आप बोलिए आंसर आया कि नहीं आया? देखिए पहला नंबर आंसर हो गया। तो फिजिक्स में आपको दोनों तरह से समझने का है, शॉर्टकट भी समझ लीजिए और उसका लॉन्ग कट भी समझ लीजिए। कहाँ कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा ये किसी को नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 6, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम क्या देगा? जैसे हम लोग बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी बटा टाइम, ये फार्मूला आप जान रहे हैं। तो वेलोसिटी और टाइम का अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी और टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम, अगर हम ऐसा लिखें, जैसे इसको हम मिटाते हैं एक बार, अगर हम लिखते हैं डी वी बटा में डी टी, चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम, तो ये बनेगा हमारा एक्सेलरेशन। ऑप्शन सी हो जाएगा। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 7, एक बॉल को फेंका गया है, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस बॉल ट्रैवल करेगा वो निकालना है। एक बॉल को हम लोग ऐसे फेंके हैं तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है इस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपल फार्मूला, लेकिन ये हॉरिजेंटल में काम करता है। यहाँ बॉल को वर्टिकल फेंका गया है तो वर्टिकल के लिए हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एच यू टी, यहाँ हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप बोलिएगा यहाँ माइनस क्यों हुआ? क्योंकि जब हम बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है। अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब है नेगेटिव ऑफ माइनस जी, इसलिए यहाँ माइनस हमने लगाया है। अब यहाँ पर फॉर्मूला में जो जो दिया है उसको पुट कर दीजिए। दिया हुआ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 इंटू हो जाएगा 2 माइनस 1/2, 10, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा कितना 40 माइनस 5 इंटू 4, 40 माइनस 20 बराबर आ जाएगा 20 मीटर।
इसका आंसर हो जाएगा 7 का 20 मीटर। सेवन का आंसर हो गया आपको 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया। एक्सेलरेशन हम जहाँ सभी जानते हैं एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है, तो ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। 9 नंबर, थोड़ा सा इसको हम स्क्रीन को यहाँ चेंज कर देते तब आपको क्वेश्चन पूरा दिखाई देगा। हाँ, बोल रहा है इफ़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ जीरो, अगर किसी वस्तु का विस्थापन जीरो है तो उसके डिस्टेंस के बारे में हम क्या कह सकते हैं। सपोज हम अभी यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से हम यहाँ गए, ठीक है, फिर यहाँ से वापस यहाँ पर आ गए, तो हम जहाँ थे वहाँ से चले दूसरे जगह, फिर वापस अपने जगह पर आ गए, तो इस तरह से हमारा डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, परंतु हमने दूरी तो तय किया ना, तो दूरी हमने जो भी तय किया वो हमेशा पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा इट कैन नॉट बी जीरो, ये हमेशा पॉजिटिव में होगा, जीरो तो कभी डिस्टेंस होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 9 नंबर का। इट कैन नॉट बी जीरो, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। दो कार है ए और बी, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रही हैं, दोनों का वेलोसिटी अलग है 60 और 100। रिलेटिव वेलोसिटी आपको निकालना है ए का विथ रिस्पेक्ट टू बी के, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। दो कार दोनों एक ही दिशा में जब जाती हैं, या दो ऑब्जेक्ट जब एक ही दिशा में जाते हैं, तब उनका रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा घटा कर निकाला जाता है, माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके। अगर दो वस्तु एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग जोड़ कर निकालते हैं। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। तो यहाँ अगर आप 100 से 60 घटाइएगा तो आंसर आपका हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। 10 का ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट 11, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। अभी हम लोग देख रहे थे कि जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है ds/dt लिखते हैं तो हमको वेलोसिटी मिलता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को, देखिए विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। हिंदी में भी अंग्रेजी में भी दोनों तरह से हम आपको बता रहे हैं, ताकि जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं वो भी इसके आंसर कर सकें और जो इंग्लिश वाले हैं वो भी सीख सकें। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ आंसर कीजिए। यूट्यूब में ये वीडियो चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इसका लाभ उठाइए। ठीक है, तो आप मेरे साथ कमेंट में ज़रूर आंसर अपना देते जाइए, तो आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है, आप कितना सीखे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन है एनालॉगी ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। मास का जो एनालॉगी है, मतलब मास के समान हम लोग किसको मानते हैं रोटेशनल मोशन में। ठीक है, रोटेशनल मोशन में मास के समान हम लोग मानते हैं किसको, तो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा फोर्स का एनालॉगी क्या होगा, तो वहाँ टॉर्क लिखेंगे। ठीक, और टॉर्क का एनालॉगी फोर्स होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एनालॉगी मास होगा, और मास का एनालॉगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। मतलब किसके समान हम लोग कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, यही यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। फिर नंबर 13 एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। दो बुलेट्स हैं, उनको साइमल्टेनियसली फायर किया गया विद डिफरेंट स्पीड से, सेम प्लेस पर वो गई, तो विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। दो बुलेट्स हैं, मान लीजिए एक को ऐसे छोड़ा गया, दूसरे को भी छोड़ा गया, दोनों का एक साथ छोड़ा गया है, अलग अलग स्पीड से छोड़ा गया है। ठीक है, तो विच बुलेट विल हिट ग्राउंड फर्स्ट, कौन सा बुलेट ग्राउंड को पहले टच करेगा, तो आंसर हो जाएगा बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ ही ग्राउंड पर नीचे गिरेंगे, क्योंकि ये दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन बिटवीन द टू वेक्टर्स कैन यील्ड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू आइदर ऑफ देम। देखिए बोल रहा है कि वेक्टर का यहाँ पर प्रोडक्ट का बात है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो कौन सा ऑपरेशन या किस क्रिया के द्वारा अगर हम दो वेक्टर का यहाँ पर ऑपरेशन करें ताकि जो वेक्टर हो निकले रिजल्ट वो उन दोनों वेक्टर्स में से किसी एक पर परपेंडिकुलर हो।
तो ऐसा तब होता है जब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, अर्थात जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। यह आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्रॉस प्रोडक्ट। 14 का डी सही होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ए क्रॉस बी जब करते हैं तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा ए बी साइन थीटा, और यहाँ यूनिट वेक्टर एन ऐसे हम लोग लगाते हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, जो रिजल्ट आया यही ना रिजल्ट है, तो ये जो रिजल्ट है ये इन दोनों में से किसी एक वेक्टर पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। ये भी एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है कि क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना होगा वेक्टर प्रोडक्ट उसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी किस पर निर्भर नहीं करता है, तो नहीं करता है, मास पर करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर करता है। एंगुलर वेलोसिटी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निर्भर नहीं करता है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का कोई भी टर्म यहाँ पर आप फॉर्मूला में नहीं देख रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा 15 का डी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन आइए। हॉरिजेंटल रेंज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। तो पहले फट से प्रोजेक्टाइल मोशन में जो रेंज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, इसको लिख दें। ये हो गया हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला। अब बोल रहा है कि आर का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब आप 45 बैठाइएगा, 60 बैठाइएगा कि 90 बैठाइएगा। अगर आप यहाँ 45 बैठाते हैं तो 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 90। साइन 90 का वैल्यू होता है मैक्सिमम, इसका मतलब पहले ही हमें आंसर मिल गया 45 डिग्री। 60 बैठाएंगे तो हो जाएगा कितना, √3/2 कम हो जाएगा। 90 बैठाएंगे तो 90 इंटू 2 180 हो जाएगा। साइन 180 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो होगा मैक्सिमम नहीं, कम ही रहेगा। जब मैक्सिमम कब होगा, जब वो हम लोग 45 डिग्री से प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं। आप गौर कीजिएगा, जब क्रिकेट मैच चलता है तो बॉलर जो बॉलिंग किया, बैट्समैन मारा, फील्डर जो बाउंड्री के पास है वो बॉल को लेकर ऐसे फेंकता है। ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है ताकि बॉल मैक्सिमम डिस्टेंस को, ज़्यादा से ज़्यादा रेंज को कवर कर सके। एटीन नंबर, एक बस जब सडनली टर्न होती है, पैसेंजर आर थ्रोन आउटवर्ड्स बिकॉज, किसके कारण, जब कोई बस अचानक से टर्न लेती है तो पैसेंजर्स ऐसे आगे की ओर फेंकाते हैं, बाहर की ओर। ऐसा किसके कारण होता है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन के कारण, स्पीड ऑफ मोशन के कारण, कि बोथ बी और सी के कारण। किसके कारण होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। हमने पढ़ा है इनर्शिया होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। तो बस जब अचानक से टर्न करती है तो पैसेंजर जो बाहर की ओर फेंकाते हैं वो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण फेंकाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अप इनटू एयर। एक आदमी है, जैसे आजकल देखते हैं गाड़ियों में ना वो सन रूफ आता है, खुल जाता है ऐसे, उस टाइप का गाड़ी है, या समझिए उसका रूफ है ही नहीं, छत नहीं है, गाड़ी चल रही है, एक आदमी बैठा हुआ है और बॉल से ऐसे ऐसे खेल रहा है। ठीक है, अब एक आदमी ने जो कार में बैठा हुआ है बॉल को ऐसे ऊपर फेंका। ठीक, अब बॉल कहाँ गिरेगा ये पूछना है, बॉल कहाँ पर गिरेगा। तो जैसे आप चल रहे हैं, बॉल को ऐसे आप ऊपर फेंक के आप आगे बढ़ गए तो बॉल कहाँ गिरेगा, ठीक आपके पीछे गिरेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, समझने वाला क्वेश्चन है। इन द कार्स टू द साइड ऑफ द पर्सन, इन द कार अहेड ऑफ द पर्सन, कार में व्यक्ति के पीछे, इन द कार साइड ऑफ द पर्सन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्ति के पीछे। बॉल कहाँ गिरेगा, पीछे। हम बॉल को ऐसे फेंक दिए ऊपर, कार तो आगे चल रही है तो बॉल कहाँ जाएगा, पीछे ही ना गिरेगा। 20 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। एक छोटा सा न्यूमेरिकल फिर आपके सामने यहाँ पर आ गया। एक 5 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा है, मास 1 kg दिया गया है। तो फोर्स दिया गया है 5 न्यूटन, मास दिया है 1 kg। ठीक है, तो हमको फॉर्मूला पता है V नो F बराबर ma,
क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? एफ बटा में एम। एफ कितना है? 5, एम 1 है, तो आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आसान था। देखते हैं, न्यूमेरिकल देख के आधे बच्चे डर जाते हैं। डरना नहीं है आपको, न्यूमेरिकल का सामना करना है, ध्यान से उसको बनाना है। आप तुरंत उसको सॉल्व करके बना लीजिएगा, केवल आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? अपने आप समायोजित करने वाला बल कौन सा है जो अपने आप को एडजस्ट करता रहता है? तो जब हम लोग घर्षण चैप्टर पढ़ रहे थे, फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ फ्रिक्शन का 3 टाइप देखा था। सबसे पहले है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद है, यहाँ पर तीनों फ्रिक्शन का टाइप लिखा हुआ भी है, इनफैक्ट ऑप्शन में तीनों टाइप भी दिया है। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये स्लाइडिंग इसी का पार्ट होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का ही पार्ट होता है। 2 पार्ट होता है काइनेटिक का, मतलब 2 टाइप बोल सकते हैं, एक तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कौन सा है, अपने आप समायोजित होने वाला फोर्स कौन सा है? तो वो होता है बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है वो समझ लीजिए। कोई भारी चीज़ आपके घर में है, मान लीजिए आलमीरा है या सोफ़ा है, भारी है, आप उसको फोर्स लगा के घसकाना चाह रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं, वो नहीं घसक रहा, आप अपने फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाएं तो उधर से क्या होता है, वो भी अपना फोर्स मतलब बढ़ जाता है, उसका भी ज़्यादा मास है, तो आप इधर से फोर्स बढ़ा रहे लेकिन वो नहीं घसक रहा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपके फोर्स के अनुसार वो अपने आप को एडजस्ट करता चला जा रहा है, तो वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट है 22 नंबर, जब किसी वस्तु पर टॉर्क लगता है और टॉर्क का वैल्यू 0 होता है तो कौन सा क्वांटिटी नहीं चेंज होता, मतलब कौन सा क्वांटिटी सेम रहता है? तो जब किसी वस्तु पर टॉर्क लगता है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम आता है, तो जब टॉर्क नहीं लग रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ जाते हैं 23 पर। फिर एक क्वेश्चन आया आपके सामने, देखिए न्यूमेरिकल फिर से आ रहा है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैक बोर्ड में पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ही आसान, इतना आसान कि आप फार्मूला बैठाइए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। इतना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बस फार्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल आप बना लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं आइए। एक हैमर है, हथौड़ी, उसका मास दिया है 300 ग्राम, 40 मीटर पर सेकेंड से एक नेल पर वो टकराता है, मतलब हम लोग हथौड़ी से कांटी को मार रहे हैं, ठीक है, ऐसे हथौड़ी का मास दिया हुआ है और कितना वेलोसिटी से क्या हम उसको कांटी में मार रहे हैं वो भी दिया हुआ है। नेल स्टॉप्स द हैमर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.02 सेकेंड। कांटी पर जब हम मारते हैं हथौड़ी को तो कांटी रोकेगा ना, कितना देर के लिए रोका? बहुत कम समय में, 0.02 सेकेंड में। तो आपको निकालना फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, कि आपने कितना फोर्स लगाया उस हथौड़ी पर। तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं dP बटा में dt। ये जो फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा बहुत ही फेमस फार्मूला है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स। और इसका नाम क्या है, कौन सा लॉ है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपको आंसर पता है, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जल्दी से दे देंगे। ये कौन सा फार्मूला है, ये कौन सा लॉ है, ये याद कीजिए, बहुत ही फेमस लॉ है, उसका नाम आपको बताना है कमेंट में। देखते हैं कितने सारे बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। तो ये यहाँ पर दिया हुआ रेट चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मोमेंटम में चेंज कैसे निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और टाइम तो टाइम t है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, फार्मूला में जो दिया हुआ वैल्यू है पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हमको फोर्स निकालना है, फोर्स यहाँ बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा। चूँकि नेल के हैमर क्या हो रहा है, जब कांटे से टकराता है तो रुक जाता है, रुक जा रहा है मतलब उसका इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है? 0। तो मास इंटू 0 हो गया, माइनस मास कितना है, देखिए 300 ग्राम है, जिसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं, ये तो इस इधर वाला टर्म हो गया m इंटू 0, यहाँ हो गया 300 ग्राम को हमने बदल दिया kg में, और u वेलोसिटी दिया हुआ 40 कर दिए, डिवाइडेड बाय टाइम 0.02 सेकेंड है। बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा।
कितना आएगा माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो। देखिए यहाँ 2 और एक 3 और यहाँ 10 का पावर 3, तो कैंसल आउट हो गया। तो बचा कितना 12 बटा 0.02 हो गया। ठीक, अब इसको पॉइंट घटाइए, -12, 2 पॉइंट है तो 1200 बटा 2 यानी -600 आ गया। -600 न्यूटन, -600 न्यूटन है, देखिए यहाँ पर है 600 न्यूटन। अब बोलिएगा सर माइनस तो नहीं है आंसर में, तो माइनस आपको ये इंडिकेट कर रहा है बच्चों कि आप जो फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट दिशा में फोर्स लग रहा है। आप कांटी पर फोर्स लगा रहे तो कांटी आप पर भी तो फोर्स लगाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हथौड़ी से हम कांटी को मार रहे हैं तो कांटी भी हथौड़ी पर फोर्स लगा रहा है। क्वेश्चन नंबर, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कि हमारा 23 कंप्लीट हो गया, 24 पर आ जाते हैं। एक बुलेट है, उसका मास 40 ग्राम है। एक गन से उसको फायर किया गया, उसका मास दिया हुआ 8 kg। उधर हम लोग मिटा देते हैं, रब करते हैं। आपको अगर नोट करना है तो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं स्क्रीन को रोक के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 24 नंबर, ये भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। एक बुलेट है, उसका मास 40 ग्राम है। गन है, उसका मास 8 kg है। देखिए यहाँ लिखते चलिए, पहले हम लोग गन का मास कैपिटल में लिखते हैं 8 kg। बुलेट का मास को स्मॉल m से लिखते हैं 40 ग्राम, तो 40 × 10⁻³ kg। चेंज कर दिए। विथ ए वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। ये जो बुलेट का वेलोसिटी दिया हुआ है 800 मीटर पर सेकेंड, और आपको निकालना है कैपिटल U, मतलब कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। हम लोग जब गन से फायर करते हैं तो जब फायर होता है तो गोली आगे चली जाती है और बंदूक पीछे झटका मारती है। तो ये जो बंदूक झटका मारती है इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों रिक्वायल ऑफ गन। और यही बंदूक कितने वेलोसिटी से पीछे आती है यही आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन करके निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, तो इसमें हम एक काम करते हैं, ये जब फिनोमिना होती है रिक्वायर्ड ऑफ गन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स कंजर्व्ड बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग। तो बिफोर फायरिंग मोमेंटम तो 0 हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम कब आता है, जब वेलोसिटी आता है। तो जब फायरिंग के पहले गन भी रेस्ट में है, बुलेट भी रेस्ट में है, तो दोनों का जो वेलोसिटी है वो 0 हो गया, तो टोटल मोमेंटम 0 हो गया। आफ्टर में क्या होगा, टोटल मोमेंटम ये हो जाएगा गन का प्लस mu ये हो जाएगा बुलेट का। अब इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं mu बराबर -mu। हमको क्या निकालना है, हमको u निकालना है, तो इसको पुट कर सकते हैं mu बटा में m। अब जो जो वैल्यू दिया पुट कर दीजिए। m का वैल्यू है 400, 40 10⁻³ इंटू u का वैल्यू u दिया हुआ है 800 डिवाइडेड बाय कैपिटल M 8 से इसको काट दीजिए तो 100 हो जाएगा। 40 इंटू 10⁻³ इंटू 100। अब देखिए 1 2 3 जीरो ख़त्म तो बच गया 4 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपको रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। अब ये आंसर चूँकि यहाँ माइनस लगा हो तो माइनस में आएगा, सब जगह माइनस लगेगा, ये आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व किए, इसीलिए आपको भी इसी तरह से सॉल्व करना है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, आसान आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेटिंग ए 3 kg मास ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 4 kg मास ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो मास दिया हुआ है, दोनों का एक्सेलरेशन दिया है, प्रोड्यूस्ड कितना है, तो पूछा जा रहा है किस में ज़्यादा फोर्स लगेगा, पहले में कि दूसरे में। कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए पहला बॉडी के लिए दिया हुआ है 3 kg, तो मास हम m1 मान लेते हैं 3 kg, और इसका एक्सेलरेशन दिया है a1 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा मास है m2 4 kg, और इसका एक्सेलरेशन दिया है a2 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
दोनों ही कंडीशन में फोर्स निकाल लेते हैं, देखते हैं किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा। तो पहले इसमें निकालते हैं, कैसे निकलेगा? F बराबर फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो पहला बॉडी के लिए निकालेंगे 3 इंटू 5, 15 न्यूटन आ जाएगा। दूसरे के लिए निकालेंगे, इसको 1 और इसको 2 मान लेते हैं। फिर मास 4 है और एक्सेलरेशन यहाँ 4 है, तो हो जाएगा 16 न्यूटन। अब देखिए पहला में फोर्स 15 न्यूटन है, दूसरे में फोर्स 16 न्यूटन है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? 0 इन द बोथ केसेस नहीं, सेम इन द बोथ केसेस नहीं, ग्रेटर फॉर 3 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेटर फॉर 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ रहा है हमारा, 4 kg वाला ज़्यादा आया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा जा रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया गया। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है F बराबर mv² बटा में r। पहला ही ऑप्शन सही मिल गया यहाँ पर हमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 2 ऑब्जेक्ट्स A and B आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम, मास ऑफ B इज ग्रेटर देन मास ऑफ A। दो ऑब्जेक्ट हैं A और B, दोनों जा रहे हैं, दोनों का मोमेंटम सेम है, परंतु मास B का ज़्यादा है A का कम है। तो बोल रहा है किस ऑब्जेक्ट का एनर्जी ज़्यादा होगा, हायर एनर्जी किसका होगा, ये पूछा जा रहा है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपको मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन पर। तो पहले रिलेशन समझते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर रिलेशन क्या होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में। तो P बराबर √2m E ये होता है। इसी को हम दूसरे रूप में लिखते हैं E बराबर p²/2m। अब यहाँ से आप देख सकते हैं एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल है मास के। कैसा प्रोपोर्शनल? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा, और जिसका मास कम होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। मोमेंटम तो सेम है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सेम मोमेंटम। तो आप देखिए B का मास बड़ा है, ज़्यादा है, जिसका मास ज़्यादा उसका एनर्जी क्या होगा? कम होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, तो A का मास चूँकि कम है तो A का एनर्जी ज़्यादा होगा, ऑब्जेक्ट A इसका सही आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट को समझिए, फॉर्मूला लिख दिए, कंसेप्ट आपको हम बता दिए, कंसेप्ट समझिएगा तो आंसर आप आसानी से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आ गया। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व क्या प्रेजेंट करता है? फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट अगर करेंगे तो वर्क मिलेगा। ये क्रॉस नहीं है, ये गुना का साइन है, याद रखिएगा, क्रॉस नहीं है। एक्चुअली में हम लोग ऐसे लिखते हैं W बराबर F.S, या लिख सकते हैं W बराबर FS cos थीटा। वर्क जो है क्रॉस प्रोडक्ट है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो आंसर हो जाएगा वर्क डन। ये भी क्वेश्चन पहले रिपीट हुआ। व्हाट इज़ द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए मास ऑफ 1000 kg, हाइट ऑफ 50 मीटर इन 50 सेकेंड। पावर निकालने बोला जा रहा है, तो पावर का फार्मूला होता है वर्क बटा टाइम। वर्क का फार्मूला हो जाएगा mgh बटा टाइम। मास दिया है 1000, g का वैल्यू आप ले लीजिए 9.8, हाइट दिया हुआ है 50 मीटर और यहाँ दिया है 50 सेकेंड। 50 से 50 कट गया, यहाँ 9.8 से अगर इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? 980 वाट। ये आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं 29 का ए नंबर। सिंपल क्वेश्चन था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक रॉड का, एक लंबे छड़ का जिसका मास m दिया है और लेंथ l दिया है, और जो एक्सिस उससे पास कर रहा है वो उसके सेंटर से पास कर रहा है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब सेंटर से। तो डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है ml²/12। जैसे फिगर एक बार हम बना दे रहे हैं आपके लिए, फिगर को समझ लीजिए। इसके दो केसेस होते हैं। पहला केस में देखिए यहाँ पर दिया है एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर एट रॉड फ्रॉम द मिड पॉइंट। तो जैसे मान लीजिए ये रॉड है, इसका मिड पॉइंट ये है, यहाँ से जा रहा है,
फिर ये रॉड है, इसका एक्सिस ऑफ ब्रीज यहाँ से जा रहा है, तो ये मिड पॉइंट से जब जाएगा तो इसका आंसर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12। लेकिन अगर जब यहाँ साइड से जाएगा तो ml²/3 इसका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन यहाँ दोनों दिया है, इसलिए बिल्कुल क्वेश्चन को गलती से हड़बड़ में पढ़ना नहीं है। क्वेश्चन को धीरे धीरे और ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा केस हमसे पूछा जा रहा है। केस देखिए, अगर मिड पॉइंट का रहेगा तो आंसर ये होगा, और अगर साइड से पूछेगा, एक किनारे से पूछेगा तो आंसर ये होगा। और देखिए दोनों ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, हड़बड़ में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आंसर गलत हो जाता है उनका। अभी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ml²/12। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स ऑब्जेक्ट 10 मीटर मूव करता है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स दिया हुआ है 5, डिस्प्लेसमेंट हो गया 10, तो 50 जूल, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया हो गया है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखिए यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। डायरेक्शन परपेंडिकुलर दे दिया है, मतलब यहाँ एंगल की बात हो रही है। जब एंगल की बात होगी तब यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा fs cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो वर्क का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 0 जूल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर आप आधा पढ़िएगा तो आंसर नहीं आएगा, जैसा अभी हम किए, आधा पढ़ के बना दिए, आंसर नहीं आया। लेकिन जब क्वेश्चन को पूरा पढ़ें तो पता चल गया आंसर कितना हो जाएगा, 0। आ जाइए 32 नंबर। द वर्क परफॉर्म्ड ऑन ए ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। जो वर्क हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क किया जाता है तो वो किस पर निर्भर नहीं करता है। तो फार्मूला में देखिए डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, करता है, एंगल पर करता है, फोर्स पर करता है, इनिशियल वेलोसिटी का कोई टर्म नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 33। The work done by all forces on an object equals to change in kinetic energy। ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम ही आपसे डायरेक्ट पूछ लिया। अगर आपको कंसेप्ट याद है तो आप क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। बार बार मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट को याद कीजिए। देखिए यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं, W बराबर फार्मूला होता है ½ mv² - ½ mu², यही फार्मूला होता है। 34 द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, ये भी क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं डिस्कस। मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी। सेंटर ऑफ मास ये ज़रूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही हो, प्रेजेंट हो। अगर हम इस पेन का बात करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके अंदर लाई करेगा। लेकिन अगर हम चूड़ी का बात करते हैं, बैंगल का, इस तरह के रिंग का बात करते हैं, तो बीच में तो खाली जगह है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास के सेंटर पर होगा। तो आप देख रहे हैं इसके सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो इसके मास पर ना होकर इस पर बाहर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। टॉर्क निकालना है जबकि फोर्स दिया हुआ है और ये डिस्टेंस दिया हुआ है। आसान क्वेश्चन है। टॉर्क निकालना है जब फोर्स दिया हुआ है और उसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ। तो अभी हम फार्मूला डिस्कस किए थे, टॉर्क बराबर F क्रॉस R होता है। दोनों का वैल्यू पुट कर लीजिए और दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करके आंसर ले आइए। आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। आप क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी आपको हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं I यूनिट वेक्टर, यहाँ लेते हैं J, यहाँ लेते हैं K। अगर हम I क्रॉस J करेंगे तो K मिलेगा। I J को गुना किए K मिला, J K को गुना करेंगे तो I मिलेगा। इसी तरह से चलेगा। जहाँ उल्टा करेंगे तो माइनस कर देंगे। तो इसी में आपको क्रॉस करके देखते जाना है कौन सा आंसर होगा। आप इसको टिक लगा लीजिएगा। ये खुद से बनाने का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसीलिए आपके लिए हम छोड़ दें हैं। आप इसको बनाइए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, आज के वीडियो के लिए यहीं तक।
नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे एक नए मॉडल सेट के साथ। आपको हम लगातार मॉडल सेट करवाते जा रहे हैं क्योंकि आपके एग्जामिनेशन नज़दीक हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपको फाइनल में देखने को मिलेंगे। विशेष जानकारी दोबारा एक बार बता दे रहे हैं, चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हमारे इंस्टीट्यूट में क्लास 12 का साइंस का एडमिशन चालू हो चुका है। CWH मतलब कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, इसमें आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। स्क्रीन पर नीचे नंबर चल रहे हैं, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।